गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। पिछले वीडियो में हमने अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट इसको कैसे मिलाना है, इसका क्या ये है कनेक्शन है वो देखा था। उससे पहले हमने मैनेजमेंट स्टडीज़ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और उसके अलावा बहुत से टेक्नोलॉजी वगैरह देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अप्लाइड हिस्ट्री एक्चुअली में हमको किस किस फील्ड में और कैसे यूज़ होगी। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। अब जो हमने पिछले वीडियो में देखा अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट कि हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हमको उसको संभाल के रखना है, अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना है, हमारा रूट हमको पता होता है, हमारे रूट से हम जुड़े हुए होते, ये सब कुछ हमने देखा है। तो आज हम देखेंगे कि इसको संभालना कैसा है। कल्चरल हेरिटेज, it is in the form of human creation. It is of two types, tangible and intangible. अब ये जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जिससे हमारा कल्चर पता चलता है, हमारी परंपरा पता चलती है, हमारी ये हेरिटेज पता चलता है, वो एक ह्यूमन क्रिएशन है। ह्यूमन क्रिएशन मतलब मानवीय निर्मित, मानव निर्मित है, ठीक है। तो ये जो हमारा कल्चर है ये ह्यूमन क्रिएशन है, मानव निर्मित है, जिसके दो भाग हैं, एक है टेंजिबल, दूसरा है इंटेंजिबल। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीन्स व्हाट? These टाइप्स ऑफ कल्चर हेरिटेज इंक्लूड्स एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसको हम देख सकते हैं, मतलब जैसे मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ये वाले जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जो मानव निर्मित है, जो मानव ने बनाई हुई है। दूसरा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स: 1. ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, social customs and rituals of celebrating festivals, style of performing art, create certain traditional skill, communities group who present such a traditions, customs and skills. intangible में ऐसी चीज़ें आती है जो मानव के भीतर होती है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेजेस। हमारे जो ओरल स्टोरीज हैं वो लिखित नहीं है, ओरली बताई गई है, तो हम उसको सुन सकते हैं लेकिन देख और छू नहीं सकते। देयर लैंग्वेजेस हम बोल सकते हैं, दिखाओगे कैसे, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारा परंपरागत नॉलेज है, वो हम एक दूसरे पीढ़ी सिर्फ हस्तांतरित कर सकते हैं, ओरली सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, छू नहीं सकते। सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स हम देखते हैं, हमको समझ में आता है कि हमारे घर की परंपरा क्या है, किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। हम दूसरों को बता सकते हैं कि इस तरह से उस चीज़ को सेलिब्रेट हम करेंगे, लेकिन उस चीज़ को सेलिब्रेट कर, वो एक पेंटिंग थोड़ी ना है कि हम उसको छुएंगे, उसको सिर्फ हम बता सकते हैं, देख सकते हैं। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट मतलब गाना गाना है, डांस है, ड्रामा है, ये जो चीज़ें हैं ये महसूस करने की, देखने की है। हम किसी से ये चीज़ मांग नहीं सकते कि थोड़ा सा मुझे उधार दे दो, नहीं मांग सकते। ये एक आर्ट है जो अंदर से आता है, जिसे सिर्फ आप देख सकते हो। सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, जो हमारे यहाँ पे सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं, वो भी अपने आप आते हैं, ठीक है, अगर हमारे ट्रेडिशन में है तो हमको वो आने हैं। और कम्युनिटीज़, उनके ट्रेडिशन, कस्टम्स, स्किल्स, ये भी चीज़ें हैं वो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आती है। अब नेचुरल हेरिटेज मतलब जो हेरिटेज हमको बाय नेचर मिला है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल हेरिटेज गिव्स इम्पोर्टेंस टू द थॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। अब ये जो नेचुरल हेरिटेज है ये बायोडाइवर्सिटी से उत्पन्न हुआ है, बायोडाइवर्सिटी से जन्मा है। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे आपको नेचुरल हेरिटेज ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ नेचुरली हमको मिली है, किसी ने बिल्डअप नहीं की। जैसे हमने टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में देखा, जितने भी है आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, बिल्डिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये सब मानवीय निर्मित है, ह्यूमन मेड है। नेचुरल हेरिटेज ह्यूमन मेड कैसे होगा, ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी है, नेचर है हमारा। उसमें कौन सी चीज़ें आती है? फौना, फ्लोरा, इकोलॉजी एंड जेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फूना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। उसमें फोना आएगा, जो भी है वनस्पति,
और जो भी प्राणी जीव वो आएगा, इकोलॉजी आएगी एक पर्टिकुलर एरिया की, ये हमको एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगी। इट इज़ इसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। हमको ये हेरिटेज प्रिजर्व करना है क्योंकि हमको ये नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है। यूनेस्को, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ अनाउंस सम डायरेक्टिव्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसके लिए यूनेस्को जो है, हमारी यूनो की एक संस्था है, इसने कुछ हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं जो हमको फॉलो करना है। किसके लिए? टू प्रोमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। प्रोमोट करना है हमारा कल्चर भी और हमारा नेचुरल हेरिटेज भी। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ साइट एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। और इसीलिए कुछ साइट्स जो है, जो नेचुरल साइट्स है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज करके घोषित किया गया है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज है उसके लिस्ट में हमारा वेस्टर्न घाट आता है, कास प्लेट्यू, जिसको हम कास पठार बोलते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सातारा इन वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र। ये जो कास प्लेट्यू है इसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं। अपने आप में ये नेचुरल हेरिटेज है। देखने में 4 या 5 महीने, 2 या 3 महीने का कालावधि होता है जब आप क्लास पठार में जाके वो वर्ल्ड हेरिटेज देख सकते हैं। अपने आप वहाँ क्लास प्लेट्यू में हज़ारों रंग के फूल ऐसे पूरे वैली में बिखरे हुए होते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी ने वहाँ पर ये उगाए है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कास प्लेट्यू पर महाराष्ट्र में ये जो है फूल, ये अपने आप हर साल उगते हैं और पूरी की पूरी वैली रंगी बिरंगी फूलों से भर जाती है। इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाके उसकी मशागत कोई नहीं करता, उसको फर्टिलाइज़र कोई नहीं देता, उसको पानी भी कोई नहीं देता। ये अपने आप नेचर का एक नमूना है। वैसा ही वैली ऑफ फ्लावर्स हमारे उत्तराखंड में भी है, जो एक और वर्ल्ड हेरिटेज है। यहाँ पे आपको द इंडियन ट्रेडिशनल डिक्लेयर्ड एज द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट दी है, कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट दी है और वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज की भी लिस्ट दी हुई है, जो आप बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। कल्चर और नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट मतलब हमारे कल्चर को और नेचर को संभाल के रखना, ये हमारे अप्लाइड हिस्ट्री का मेन एस्पेक्ट है। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। ये जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम है नेचुरल हेरिटेज का, ये 2 डिपार्टमेंट के अंदर आता है। एक है ज्यूरिडिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड दूसरा है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। मतलब ये जो ऊपर का है ज्यूरिडिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल का है, सेंट्रल की संस्था है, और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ये स्टेट की संस्था है। ये दोनों मिलके कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को संभालने का काम करती है। बिसाइड इंटैक्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। इसके अलावा इंटैक्ट नाम की एक संस्था भी इसमें बहुत जाने माना वर्क कर रही है। The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage requires participation of experts from various fields. They need to be duly aware of the cultural, social and political histories of the heritage site. अब अगर हमको इस कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को संभाल के रखना है तो हमको इसके एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो एक्सपर्ट्स है इनको हमेशा कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए नेचुरल हेरिटेज की, ठीक है, हेरिटेज साइट की। प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग देम दस। और इसीलिए हमारी जो अप्लाइड हिस्ट्री है उसके जो प्रिंसिपल्स है ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं। द ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द conservation, preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in the original states.
और अगर हमको इनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करना है तो हमको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। उसकी पहली चीज़ है कि हमको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करते वक्त इस तरह से उस चीज़ को उस साइट को इस तरह से हैंडल करना है कि उसके ओरिजिनल स्टेट को ज़रा भी धक्का नहीं लगना चाहिए। आप उसका कंजर्वेशन करो, उसका प्रिजर्वेशन करो, आप उसका डेवलपमेंट करो, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है उसको आप नहीं बदलोगे इतना सा भी। द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजीज psychology of the local people, challenges faced by them in the present situations and their expectations can be surveyed in the detail। अब वहाँ जहाँ पे ये नेचुरल साइट है वहाँ के लोकल पीपल की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जो हेरिटेज होता है, नेचुरल हेरिटेज जहाँ पे हमारा ये साइट है, वहाँ के आजू बाजू के जो लोग होते हैं उसकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई होती है। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये जब हम प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट करते हैं तब हो सकता है कि लोकल पीपल्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या इनका इशू कुछ हो सकता है। तो जो भी हमको करना है, हमको जब इनका डेवलपमेंट, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करना होता है तब लोकल जो पीपल है उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी, उनका कल्चर उनको देखना पड़ेगा, उनकी बातों का विशेष ध्यान हमको रखना पड़ेगा। Due to precaution can be taken to avoid hurting sentiments of the local people while completing the projects of the conservation, preservation and development of heritage site। जब हम ये काम कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट साइट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि लोकल पीपल के सेंटिमेंट को हम नहीं हर्ट कर सकते। मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था कि ये जो साइट्स होती है उसके आजू बाजू के जो लोकल पीपल होते हैं उसकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती है। तो हमको ये जो अगर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन का काम करना है तो वहाँ के लोकल पीपल को हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम उनके भावनाओं को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए उनको समझ के, उनकी साइकोलॉजी को समझ के, उनको साथ लेके ये सब काम हमको करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड। और अगर हो सकता है तो लोकल पीपल्स का, वहाँ के हमको पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, ताकि वो लोग भी समझे कि एक्चुअली हम साइट को हर्ट नहीं कर रहे, उनके भावनाओं के साथ भी हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बल्कि इस साइट को अच्छा करने का काम कर रहे। और ये तभी वो लोग समझेंगे जब अपने प्रोजेक्ट में हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। Systematic plan can be designed to employ the local skills in the creative way and create better opportunity for the livelihood। इसके लिए हमको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक प्लान तैयार करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के लोकल पीपल को फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अप्लाइड प्रोफेशनल fields, knowledge of history can be supportive in the decision making with a regard of respective legal provision and public policies in the following field। अब ये जो हमारा नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है, या जब से हम अप्लाइड हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये कौन से फील्ड में आपको काम आएगी। फर्स्ट है म्यूज़ियम एंड आर्चिव्स, दूसरा है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, ये गवर्नमेंट की साइट है। म्यूज़ियम को भी हैंडल करना मतलब गवर्नमेंट की ही नौकरी है। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये एक आपको आपके बिज़नेस के लिए, अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टूरिज़्म में आपको चाहिए ही चाहिए हिस्ट्री का नॉलेज। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, अगर कोई एंटरटेनिंग बिजनेस में जाना चाहता है, मास मीडिया में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी अप्लाइड हिस्ट्री बहुत काम की चीज़ है। Every field mentioned here requires the expert personnel with specialized skill. For example, architect, engineer, historian, archaeologist, museum curators, sociologist, archive management professionals, legal experts, skilled photographers, etc. Of course, this is just a representative list.
अब जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें ये इन सभी लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक म्यूज़ियम की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमको आर्किटेक्ट चाहिए, म्यूज़ियम कैसा होगा वो डिज़ाइन करेगा, इंजीनियर चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए, हिस्टोरियंस चाहिए कि कौन से आर्टिफैक्ट हम वहाँ पे रख रहे हैं उसकी हमको जानकारी चाहिए, उसके लिए हिस्टोरियन चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, जो हमने उत्खनन किया है तो वो कहाँ से निकला है, उसकी क्या स्टोरी है, उसकी क्या हिस्ट्री, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, म्यूज़ियम क्रिएटर्स चाहिए, बनाना म्यूज़ियम किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना है वो बनाना, सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, वहाँ के लोगों उस वक्त के लोगों को और आजू बाजू के लोगों की साइकोलॉजी जानने के लिए सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि सोशल कल्चर भी हमको वहाँ पे रखना पड़ेगा। आर्चिव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स चाहिए, एक बार अगर हमने म्यूज़ियम बना दिया तो उसको मैनेज करने के लिए हमको मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लीगल एक्सपर्ट्स चाहिए, लीगल जो काम होते हैं सरकार से मान्यता लेना ये लेना उसके लिए हमको लीगल एक्सपर्ट चाहिए। स्किल्ड फोटोग्राफर चाहिए क्योंकि हमको फ़ोटोग्राफ्स भी म्यूज़ियम में रखने पड़ते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमको वो फोटोग्राफ्स चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए। इतना सब कुछ हमको, ये सिर्फ एक लिस्ट है छोटी सी, इतनी सी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी ये। The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge of the ancient site. इससे भी ज़्यादा हेल्प हमको चाहिए होगी अलग अलग एक्सपर्ट्स की, और इन सभी एक्सपर्ट्स को अपने फील्ड की पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The historical background of the structural remains and artifacts. Project in the field of applied history can create various opportunity for these प्रोफेशनल्स। और इसके अलावा भी उसको, जैसे मैंने बताया कि एंशियंट साइट की जानकारी होना, एडिक्वेट नॉलेज होना, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हिस्टोरिक स्ट्रक्चरल रिमेन्स और आर्टिफैक्ट्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत सी अपॉर्चुनिटी देगा प्रोफेशनल्स को, सिर्फ हिस्टोरियंस को नहीं, फोटोग्राफर्स को भी देगा, इंजीनियर्स को भी देगा, आर्किटेक्ट्स को भी देगा, लीगल एक्सपर्ट्स जो है उनको भी देगा, स्किल्ड फोटोग्राफर को भी देगा, और साथ में जो अप्लाइड हिस्ट्री का वर्क करते हैं उनको भी देगा। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री in the public training program for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation preservation of our cultural and natural heritage, using knowledge of the history for this purpose to enhance the professional skill of people and to develop industrial commercial field, to carry out pre-preparatory work and plan for effective implementation। इस लेसन में हमने अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में जाना, ट्रेनिंग कैसे करनी है वो देखा, अप्लाइड हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कैसे करना है वो देखा, लोकल पीपल को कैसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना है वो देखा, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को संभालना कैसा है वो देखा, इंडस्ट्रीज कमर्शियल फील्ड, उसके अलावा बाकी के जो भी फील्ड्स है उसमें अप्लाइड हिस्ट्री कैसे काम करेगी वो भी आपने इसमें देखा है। यहाँ पे आपका अप्लाइड हिस्ट्री का लेसन जो है वो पूरा हो गया है। आशा करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आया है। अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और साथ में अपना वर्कबुक भी कंप्लीट करना है, ठीक है। वर्कबुक पूरी तरह से आप कंप्लीट कीजिए। पिछली बार जब वर्कबुक आपने भेजे थे तब बहुत से वर्कबुक इनकम्प्लीट थे, ऐसा नहीं चलेगा। वर्कबुक पूरी तरह से आपको कंप्लीट करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना वर्क अच्छे से करेंगे।